वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से। सबसे पहले देखते हैं, चांदी का परावैद्युतांक होता है। तो चांदी का परावैद्युतांक, चांदी एक धातु है तो अनंत। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो न्यूटन प्रति कूलाम। देखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम, तो ई बराबर होता है हमारा, ई बराबर होता है F/Q। तो न्यूटन, इसका न्यूटन हो जाएगा, इसका हो जाएगा कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। वोल्ट प्रति, तो ई बराबर होता है आपका V/D। तो ये वोल्ट और प्रति मीटर, तो ये भी हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर भी हो जाएगा। जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम क्या होता है? विभव बराबर होता है W बराबर, V बराबर होता है W/Q। तो इसका हो जाएगा जूल और इसका हो जाएगा कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम हमारा जो है वो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो इसका सी पार्ट हो जाएगा कि जूल प्रति कूलाम नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलाम दोनों ही हैं। भौतिक राशि है तो भौतिक राशि कौन सी होगी? अभी देखा था न्यूटन प्रति कूलाम। वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो ये हो जाएगा। निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक है, निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक है यानी कि एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की भी मैं इसने पूछ ली है, तो कहाँ से निकालेंगे इसको याद करने के लिए? तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। तो ये इसका मात्रक चाहिए, इसको इधर ले आएंगे और इसको बटे में ले जाएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2/R²। तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो देख लेंगे इसमें कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। पांचवा सवाल है, 2.0 माइक्रो कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? तो यहाँ पर देखेंगे -2 माइक्रो कूलाम प्लस 2 माइक्रो कूलाम, इनके बीच की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो P बराबर कितना होता है? P बराबर होता है Q इंटू दोनों के बीच की दूरी। तो Q कितना है? 2 माइक्रो कूलाम, L कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो 1/100। तो हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे 100 गुणे 10 की पावर -6। तो 2 जीरो नीचे हैं, ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 6 गुणे 10 की पावर -8। तो 6 गुणे 10 की पावर -8 एक ही है आंसर यहाँ पर, 6 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। देखो फिर से वही आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? यहाँ पर हम देखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ई बराबर, अभी देखा था, ई बराबर F/Q, तो न्यूटन प्रति कूलाम, तो ये आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जिस पर ई आवेश तथा द्रव्यमान m है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में गतिमान है, इसका त्वरण होगा। तो त्वरण बराबर कितना होता है? त्वरण बराबर ए बराबर होता है F/m, और F कितना होता है? Q इंटू ई, वैद्युत क्षेत्र होता है Q इंटू, तो ये बटे में m आ गया, और Q आवेश जो दिया गया है वो E है, तो E/m, तो E/m, तो E/m, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा 7वां। फिर 8वां क्या है? बराबर द्रव्यमान के गोलों A व B को क्रमशः +Q एवं -Q आवेश दिया गया। तो बराबर द्रव्यमान के गोलों A एवं B को क्रमशः +Q एवं -Q आवेश दिया गया। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रमशः Ma और Mb हो, तो Ma और Mb में संबंध बताना है, इनमें से कौन सा संबंध सही होगा? तो देखो सीधी सी बात है, दो गोले थे, एक था Ma और एक था Mb। आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान कितने हैं? Ma और Mb। तो देखो पहले इनके जो भी द्रव्यमान रहे होंगे A का और B का, यहाँ पर देखते हैं। अगर इससे यहाँ से दिया गया है +Q और -Q आवेश दिया जाता है, तो जिसको +Q दिया गया है, अगर इसको +Q आवेश दिया गया है, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकले होंगे, और
इसको अगर माइनस क्यू आवेश दिया गया तो उतने इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए होंगे, तो भाई इसका द्रव्यमान जो हो गया वो कम हो गया होगा, इसका ज़्यादा हो गया होगा, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो उतना द्रव्यमान कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो ऋणावेश हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो MA लेस देन MB, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, यदि आवेशों को K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तब ये बल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर पहले जो निर्वात में बल कितना लगता है, F बराबर हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब F के बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जब माध्यम में रख दिया है, देखो माध्यम में रखने पर आवेश में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आया, सिर्फ माध्यम बदल गया, तो माध्यम का ये K आ गया परावैद्युतांक। तो हम F के बटे F निकाल लेंगे, F0 ये है निर्वात का, तो कितना हो जाएगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1/K बटे 1, तो बराबर 1/K। तो यानी कि Fk का जो मान हो जाएगा, Fk का जो मान हो जाएगा वो F0/K। तो जितना भी हमारा जो फोर्स होगा उसके परावैद्युतांक से अगर भाग कर देंगे तो उतना ही बचेगा। तो देखो यहाँ पर F/K ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलो डी पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाएगा, देखो आगे भी आएगा भी। दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए तो उनके मध्य स्थिर वैद्युत बल होगा। देखो भाई इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, F समानुपाती होता है 1/K के, तो F1 बराबर हो जाएगा 1/K1 और F2 जो हो जाएगा वो समानुपाती होगा 1/K2 के। तो F2 बटे F1 कितना हो जाएगा 1/K2 बटे 1/K1। इसको सॉल्व करिएगा तो 1/K2 गुणे K1 बटे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K1 बटे K2। तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा K1 बटे K2। तो जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर निकालना चाहें तो F2 का मान अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा F1 इंटू K1 बटे K2। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये C वाला जो पार्ट है वो आपका सही हो जाएगा, जो C पार्ट है यहाँ पर K1 बटे K2 इंटू F। ठीक, अब जो है अगला देखते हैं। दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य कर, देखने का होगा। दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इनके बीच 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा। देखो यही वाला सवाल है जो F से यहाँ से पूछा गया ना 2022 में, उसी में बस वैल्यू दे दी गई है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया हमको F0 दिया गया था 80 न्यूटन और F के बराबर दिया गया है 8 न्यूटन। तो बताइए, हमें पता है कि F के बराबर हो जाता है F0 बटे K। निर्वात में जितना बल लग रहा है उससे K से डिवाइड कर देंगे, तो F0 कितना है 80 न्यूटन और यहाँ पर बचे आ गया K और यहाँ पर ये कितना था, चलो इसको बाद में करते हैं। तो K बराबर कितना हो जाएगा F0 बटे F। F0 है 80 न्यूटन, यहाँ पर ये 8 न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन करा 8 दाम 80, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, K की वैल्यू आ गई हमारी 10। परावैद्युतांक 10 आ जाएगा, तो ये आंसर आ। और याद रखना परावैद्युतांक एक, देखो यहाँ पर रेशियो है, न्यूटन न्यूटन कट गया, इससे कोई मात्रक नहीं होता, ये एक शुद्ध नंबर है। तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, K बराबर 10, आंसर आ गया। K का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इतना तो ध्यान ही रखना। तो ये दोनों तो वैसे भी कट गए, ठीक, और 0.01 होगा नहीं, क्योंकि निर्वात का जो होता है एक वैल्यू होती, तो वैसे भी आप इसको कैंसिल कर सकते थे, बिना सॉल्व करे भी आप ये बता सकते थे इसको, बिना सॉल्व करे। ठीक ठीक है, हमको सॉल्व करना आता है तो हमने वैसे कर लिया। 12वां सवाल देखते हैं। 5 कूलाम आवेश के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो बिल्कुल सिंपल भाई, अभी क्या है, देखो इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो 5 कूलाम आवेश के दो बराबर, तो Q बराबर कितना है, देखो Q बराबर दिया है 5 कूलाम और R बराबर दिया है, L बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। सो P बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू L। दोनों के बीच की दूरी Q कितना है 5 कूलाम, दूरी कितनी है 5/100, यहाँ पे मीटर हो जाएगा। 5×25
25 25 हो जाएगा, 25 और 25 चौके 100, 1/4 कूलाम इंटू मीटर। या इसको हम 0.25 भी कर सकते हैं, अगर हम चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 25/100 कूलाम इंटू मीटर। 100 से भाग करेंगे तो 0.2 अंक पीछे आ जाएगा था, तो 0.25 कूलाम इंटू मीटर। देख लो इसमें कौन सा आंसर है। तो 25 × 10⁻² कूलाम इंटू मीटर। तो 25 इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना इसको, तो 25 यहाँ पे 25 × 10⁻² आ जाएगा। 100 जो 2 जीरो ऊपर जाएंगे माइनस का 2 जाएगा, तो कूलाम इंटू मीटर। तो 25 × 10⁻² कूलाम इंटू मीटर, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। वैसे ये जो है मैंने बता दूंगा आपको, ये मास्टरमाइंड में जो सवाल दिए गए हैं उससे आपको बता रहा हूँ। अगला देखते हैं आप। चित्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं, जिनमें ये वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव P चित्र में दर्शाए गए अनुसार है, निम्न प्राकथनों में कौन सा सही है। तो देखो ये इस तरीके से दर्शाया गया। तो देखो जब इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र दर्शाई गई है तो हमारी वैद्युत क्षेत्र क्या नहीं है, एक समान नहीं है। यहाँ से जाने पर ये घट रही हो, जहाँ पर इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर देखो ये पास पास है वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, दूर दूर पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा कम होगा। ठीक है, यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, द्विध्रुव पर किसी बल का अनुभव नहीं करेगा। द्विध्रुव किसी बल का अनुभव नहीं करेगा, ये तो गलत है, बल का अनुभव ये करेगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो प्लस की वजह से इधर जाना चाहेगा और माइनस की वजह से इधर जाना चाहेगा, तो आप कहेंगे ये तो बराबर हो गया, लेकिन बराबर नहीं है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये वैद्युत क्षेत्र हमारा पीछे की ओर गतिमान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। तो द्विध्रुव किसी बल का अनुभव नहीं करेगा, ये तो गलत हो गया। द्विध्रुव दाईं ओर किसी बल का अनुभव करेगा, दाईं ओर नहीं, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कम है, आवेश बराबर तो कम। द्विध्रुव बाईं ओर किसी बल का अनुभव करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। द्विध्रुव ऊपर की ओर बल का अनुभव करेगा, नहीं, ये बाईं ओर बल का अनुभव करेगा। तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा सी। ठीक, याद रखना जब भी ये जो है हमारा असमान वैद्युत क्षेत्र है, दूर जाने पर वैद्युत क्षेत्र घट रहा है। अगला देखते हैं। दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश +q तथा -q के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य होगा, देखो जो कार्य होगा वो आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि बल तो नियत है परंतु विस्थापन उसका कितना हो गया 0, तो वो 0 हो जाएगा। और दूसरा बात क्या है कि ये एक जो कूलाम बल लगेगा, कूलाम बल जो होता है संरक्षी बल होता है। जब भी संरक्षी बलों के अंतर्गत गति होती है तो किया गया कार्य एक पूरे परिपथ के लिए, एक पूरे लूप के लिए, एक पूरे वृत्त के लिए 0 होता है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो याद रखना है, दो आवेश रखे थे, दोनों आवेशों के बीच कूलाम बल लगेगा और जब कूलाम बल के अंतर्गत कोई भी पथ वृत्तीय गति करेगा, वृत्तीय गति ना करके कैसे भी एक चक्कर ऐसे लगा दिया है, यहाँ पर ऐसे 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 यहीं पे लौट के आ जाए, और यहाँ पर कूलाम बल कार्य कर रहा था, तो जो हमारा किया गया कार्य होगा वो कितना होगा 0 हो जाएगा। याद रखना, ठीक। तो यहाँ पे 0 सीधे 0 लगा देना। और ऐसे सवालों में याद रखना है जब भी 3 ऑप्शन दिए और एक 0 हो और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो 0 पे लगाना है जाके, ठीक। एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर इसको कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r⁵। तो इन सब पे 2p और इससे ध्यान नहीं देना, आपको E समानुपाती है 1/r³ के, ठीक। और यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, बल याद करना है। तो बल F बराबर कितना होता है, F बराबर होता है बल याद करना Q इंटू E। तो भाई देखो Q से तो कुछ बदलेगा नहीं, हमें R पर डिपेंडेंस चाहिए, R पर डिपेंडेंस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर जो हो जाएगा Q/R⁵, यानी कि समानुपाती के किसके हो जाएगा R⁵ के। तो द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो समानुपाती होती है 1/r³ की, या व्युत्क्रमानुपाती होती है R⁵ के। तो यहाँ पे R⁵ आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा ये C वाला आंसर हो जाएगा। वैसे इन सब के बारे में मैंने बता रखा है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 50 क्वेश्चन है, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन यही है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन याद कर लेना आपको। 16वां सवाल देखते हैं। वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत रख दें,
पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा या शून्य हो जाएगा, घट जाएगा। अभी हमने देखा था कौन सा सूत्र लगता है, यहाँ पर बता रखा है हमने कि एफ के बराबर कितना हो जाएगा, F0 बटे के, ये इसे देखो ये लगाया है। जब ये निर्वात में था परावैद्युत में रख दिया तो कितना रह गया, 8 न्यूटन ही रह गया। क्यों, क्योंकि किसी भी परावैद्युत माध्यम में रख देने पर जो वैद्युत क्षेत्र का परिणामी मान होता है वो घट जाता है, तो बल भी घट जाता है। ठीक, तो घट जाएगा। एकांक धनावेश वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर एक समान बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र होगा। एकांक धनावेश वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर एक समान बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक समान होगा। अगर एक समान बल का अनुभव करता है तो वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक समान होगा। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः E और V है। E तथा V में संबंध होगा, तो हमें ज्ञात कर लेना है इसको। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है अक्षीय स्थिति में कितना होता है, अक्षीय स्थिति में होता है E, एक्सियल पोजीशन में कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यूब, जबकि E एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r स्क्वायर, 2p/r स्क्वायर नहीं p/r स्क्वायर होता है। इसमें क्या पूछा हमसे, हाँ तो ये p/r स्क्वायर होता है। तो हमसे पूछा है कि EA बटे VA कितना हो जाएगा, तो ज्ञात कर लेते हैं। इनका अनुपात यहाँ पे ज्ञात किया हमने, तो ये से ये कट गया, P से P कट गया, R स्क्वायर से इसका घात कट गया, तो ऊपर क्या बचा 2, नीचे बचा R, तो 2/r बचा। तो EA बराबर कितना हो जाएगा, EA बराबर हो जाएगा 2V/r, 2V/r। तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, सी पार्ट 2V/r, ये वाला 2V/r। तो वैद्युत ध्रुवीकरण केंद्र से r दूरी पर अक्ष पे ये, ठीक, तो 2V/r। 19वां देखते हैं। एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश 4q और -2q है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल होगा। अब ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो r दूरी पर स्थित दो गोले हैं, यहाँ पर देखिए दो गोले हैं, एक गोला ये, एक गोला ये। पहले इनके बीच की दूरी है r, इस पर पहले पर आवेश था +4q और इस पर -2q। इनके बीच आकर्षण वाला अभी लग रहा है F, ठीक है। तो F का मान कितना हो जाएगा, F का मान निकाल लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q 2q बटे r स्क्वायर, तो 4 दूनी 8, तो ये F बराबर हो जाएगा। इसको मैं K से प्रदर्शित कर देता हूँ, तो K और यहाँ पे आ जाएगा 8q स्क्वायर बटे r स्क्वायर, ठीक। अब दोनों को स्पर्श करा देंगे, जैसे ही स्पर्श कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आवेशों का वितरण हो जाएगा। यानी कि वितरण करेंगे तो 4q - 2q बटे 2, आधा आधा बढ़ जाएगा, तो 2q बटे 2 कट गया बराबर 2। इन पर कितना कितना आवेश आ जाएगा, इस पर भी +q और इस पर भी +q आवेश बचेगा भाई, ठीक। तो +q आवेश यहाँ दोनों पर बचा है। तो F बराबर कितना हो जाएगा, F' बराबर हो जाएगा 1/k q बटे r स्क्वायर। तो इनका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। जो अनुपात कितना हो जाएगा, देखो F' बटे F बराबर कितना हो जाएगा, k q स्क्वायर बटे r स्क्वायर बटे k, यहाँ पे आ जाएगा 8q स्क्वायर बटे r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर, k से k, q स्क्वायर से q स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर आ गया 1/8। तो F' बराबर कितना हो जाएगा, 1/8 F का। लेकिन कैसा बल हो जाएगा, प्रतिकर्षण। तो उनके बीच बल होगा, उनके बीच बल का जो परिणाम होगा F/8 हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा, प्रतिकर्षण का। पहले आकर्षण का था, अब प्रतिकर्षण का हो जाएगा। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात है। आवेश संहति का मतलब होता है मास, द्रव्यमान। तो इसका जो द्रव्यमान होता है, तो हम वैसे तो याद होना चाहिए 3.2 समथिंग ऐसे कुछ होता था, मुझे भी याद नहीं है, निकाल लेते हैं। तो E/m, तो E का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻19, m का मान होता है 9.1 × 10⁻31। तो देखो ये अगर चाहें तो हम काट सकते हैं 16 9 144 होता है, तो हम 100, तो इसको काटेंगे अगर यहाँ पर, तो 16 × 9 बराबर कितना हो जाएगा 144,
तो 9 की जगह हम यहाँ पर अगर इसको काटें तो कितने वन कट जाएगा ये 16/9, 16/9, 9 से 9 कट गया, तो यहाँ पे 16/9 आ जाएगा ना ये। अरे सीधे काटो भाई, इसे काट दो, 9 से भाग कर दो 16 में, तो 9 एकम 9, 10, 11 कितना आ गया 9, 7 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 9 5 45, 9 7 63, 9 7 63, तो 1.7 से है कुछ समथिंग। हाँ, तो 1.7 ये आ गया आपका, तो 1.7 में आंसर लगा देंगे। ठीक, बस इतना ही देखना होता है 1.7। एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर आवेश कैपिटल क्यू रखे हैं तथा दूसरे दो विपरीत कोणों पर आवेश स्मॉल क्यू रखे हैं। यदि किसी कैपिटल क्यू पर नेट वैद्युत बल शून्य हो तो कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू का मान बताइए। यहाँ पर देखते हैं, इस तरीके से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्यू रख दिया है, यहाँ पर क्यू रख दिया है, यहाँ पे स्मॉल क्यू, यहाँ पर स्मॉल क्यू। वर्ग है तो भुजा होगी ए, तो सारी भुजाएं ए हो जाएंगी। तो इसका जो कर्ण होता है, अगर हम देखें ए से पाइथागोरस लगाएंगे तो a√2 हो जाएगा। तो ये कोण हमारा हो गया 45 डिग्री, क्योंकि टोटल होता है 90। तो ये जो फोर्स लग रहा है, अगर यहाँ पर नेट फोर्स 0 है तो एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्स और वाई डायरेक्शन में टोटल फोर्स क्या होना चाहिए 0। तो हम किसी एक को 0 कर दें और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, Q इंटू 4πε0 a√2 का होल स्क्वायर इंटू cos 45 हमने क्यों लिया है, एक्स डायरेक्शन के लिए फोर्स लिया है, यहाँ पे लिख देंगे प्लस एक्स कैप, प्लस दूसरा क्या है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो Q इंटू स्मॉल क्यू बटे 4πε0 a का होल स्क्वायर बराबर ये 0 हो गया, ये 0 है। अब एक्स डायरेक्शन का है तो ये देख, यहाँ से स्मॉल क्यू, ये कैपिटल क्यू और ये कैपिटल क्यू कैंसिल, 4πε0 कैंसिल, यहाँ पर बचा Q इंटू इसका मान बचा हो गया 1/√2 और इसका हो गया a² इंटू 2, प्लस यहाँ पर Q बचा और यहाँ पर a² बचा बराबर 0 होगा। a² से a² फिर से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे आंसर आ गया 2√2 प्लस Q बराबर 0। अब देखते हैं तो Q/2√2 बराबर हो गया -Q। अब इसको इसके बटे में ले आएंगे तो Q/स्मॉल q बराबर हो जाएगा -2√2। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो देखेंगे इसमें जो आंसर है आपका वो आ जाएगा बी पार्ट -2√2। तो ये बढ़िया सवाल था। अगला देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एल भुजा के वर्ग ए बी सी डी के प्रत्येक कोनों ए व सी पर आवेश तथा प्रत्येक कोनों बी व डी पर आवेश -Q स्थित है। ए पर स्थित आवेश साम्यावस्था में है, अनुपात Q1/Q2 ज्ञात कीजिए। फिर से वैसे ही सवाल आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम। तो यहाँ पर दिया गया है एल भुजा हो गई, देखो यहाँ पे कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू की वैल्यू चेंज कर दी बस। एल भुजा है, एल भुजा के वर्ग ए बी सी डी के प्रत्येक कोनों ए बी सी और डी के प्रत्येक कोनों पर आवेश Q1 रखा है। यहाँ पर आवेश रखा है Q1, यहाँ भी रखा है Q1 और यहाँ पर माइनस का Q2 आवेश है और यहाँ पर -Q2 का आवेश है। अब ए पर स्थित आवेश साम्यावस्था में है, तो देखिए अगर ये साम्यावस्था में तो फिर से वही बना लेंगे, फिर से वही बनाएंगे। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ पे चिन्ह दे दिया है तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो तो लगेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे लगेगा। तो इसका जो घटक बनाएंगे वो ऐसे हो जाएगा। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है प्रतिकर्षण बल और इनके बीच लग रहा है ये आकर्षण बल लग रहा है यहाँ पर। तो ये बल इधर क्यों लगेगा, ये इसको आकर्षित करेगा। तो ये जो एक्स घटक होगा ना, ये एक्स घटक ये बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, इसका ये 45 है तो यहाँ पे ये 45 हो जाएगा। तो ये करते हैं तो 1/4πε0 कितना हो जाएगा यहाँ पर Q1 बटे L√2 का होल स्क्वायर, L√2 का होल स्क्वायर ये। और इसका हमें ले लेना एक्स डायरेक्शन में घटक, तो cos 45 ले लेंगे, cos 45 डिग्री। और किस डायरेक्शन में, -x कैप में, तो माइनस का x कैप ले लेंगे, प्लस ये वाला फोर्स। अब ये वाला फोर्स लेंगे, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे L² और ये प्लस का x कैप डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे ये से ये कैंसिल हो गया, Q1 से Q1 कैंसिल हो गया, L² से ये L² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा Q1 इंटू 1/√2
बटे अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस यहाँ पे बचेगा Q2 बराबर 0। तो बस यहाँ पे हो जाएगा Q1 बटे 2 रूट 2 बराबर माइनस का Q2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो Q1 बटे Q2 बराबर ये उधर पहुँच जाएगा 2 अंडर रूट 2। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आंसर जो है हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा 2 रूट 2। तो ये दोनों सेम सवाल थे, तो एक 2017 में आया था और एक 2020 में आया है। अगला देखते हैं, ये फॉर्मूला बेस्ड है। वैद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो कितना बल आघूर्ण होता है? P क्रॉस E, P क्रॉस E होता है, बस ये सूत्र है, याद रखना है। दो समान आवेशों कैपिटल Q और स्मॉल q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश स्मॉल q रख दिया जाता है। यह 3 आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान होगा। अगर इसको संतुलन में रखना है तो जो Q का मान क्या होना चाहिए, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर Q कैपिटल Q और बीच में एक स्मॉल q रख दिया गया। अगर इसको संतुलन में रहना है तो सबसे पहली बात तो क्या है कि इस पर जो बल है वो शून्य हो जाए। कितना हो जाए? ये तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान कितना हो जाएगा। तो Q का मान जो है संतुलन के लिए Q का मान क्या होना चाहिए? 0, दोनों पर फोर्स बराबर लगनी चाहिए। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो Q पर कितना टोटल फोर्स लग रहा है? एक इसकी वजह से लग रहा है और एक इसकी वजह से लग रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, यहाँ पर अगर ये दोनों के बीच की दूरी मध्य बिंदु पर रख दिया है तो ये A और A टोटल दूरी जो है 2 है। और यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी? A स्क्वायर और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q अपॉन A स्क्वायर बराबर 0। लेकिन ध्यान से देखेंगे ये 0 अगर हमने ऐसे लिख दिया तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। हमको यहाँ पर थोड़ा सा चिन्ह देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर हमको इसको संतुलन की अवस्था में रखना है तो दोनों ही फोर्स एक ही डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो एक अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एक इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो अगर एक फोर्स हमारा एक्स कैप की डायरेक्शन में माइनस एक्स कैप है तो दूसरा प्लस एक्स कैप की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो बस इतना अगर हमें पता है तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये तो हो जाएगा हमारा, देखिए ये वाला जो इस तरीके से Q पर हम नहीं देखेंगे, हम Q पर ना देखकर इस पर देखेंगे, क्योंकि ये तो अगर बीचों बीच रख दिया है तो ये तो अपने आप से संतुलन में हो ही जाएगा। क्योंकि अगर ये माइनस है तो ये एक इसको खींचेगा, इसको खींचेगा, या अगर प्लस है तो ये इसमें प्रतिकर्षण और एक इसमें प्रतिकर्षण, फिर से बैलेंस हो जाएगा। तो हम इसको देखते हैं क्या कि ये बैलेंस है कि नहीं है। तो Q पर लगने वाले फोर्स को हम देखते हैं। तो देखें यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा Q बटे एक हो जाएगा A स्क्वायर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q इंटू Q बटे 2A का होल स्क्वायर बराबर 0। अब अगर ये संतुलन की अवस्था में है तो एक पे फोर्स हमारा एक्स कैप डायरेक्शन में लगेगा और दूसरे में जो फोर्स लगेगा माइनस एक्स कैप की डायरेक्शन में लगना चाहिए। जैसे ये प्लस प्लस आवेश है तो प्लस प्लस की वजह से तो माइनस एक्स कैप की डायरेक्शन इधर लगेगा, और इसकी वजह से अंदर क्यू लगना चाहिए तो प्लस कैप। अब ये से ये कट गया, एक कैपिटल Q से एक Q कट गया, यहाँ पे बचा Q अपॉन A स्क्वायर, माइनस आगे ले आएंगे तो ये Q अपॉन 4A स्क्वायर बराबर 0। A स्क्वायर से स्क्वायर कट गया यहाँ पर, तो Q बराबर कितना आ गया, तो यहाँ पर हो गया हमारा Q बराबर हो गया Q/4। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर हमने जो है थोड़ी सी हमने Q को यहाँ पर माइनस मान रखा था, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आई है। अगर हम यहाँ पर Q को कोई भी साइन ना मानते, मान लेते हमने माना ही नहीं कि किस डायरेक्शन फोर्स है, टोटल एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 0 है, तब यहाँ पर ये जो होता हमारा माइनस आ जाता, क्योंकि ये इस तरफ चला जाता। तो याद रखना अगर आपने माइनस मान रखा है तो फिर आंसर आपका प्लस में आएगा, अगर आपने प्लस मान रखा है तो फिर हो सकता है विपरीत चिन्ह आए। मतलब अगर आपने जो माना है वो चिन्ह नहीं आ रहा है, विपरीत आ रहा है, तो आपके द्वारा माना गया चिन्ह वो गलत है। तो Q बराबर कितना आ जाएगा, -Q/4। तो आंसर आपका हो जाएगा बी पार्ट। फिर अगला देखते हैं, किसी कुचालक यानी कि वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K हो सकता है
के जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, देखो माइनस होता नहीं है, जीरो भी होता नहीं है, 0.7 से कम भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका ये पार्ट 6। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कितना होता है, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है आपका, देखिए वैद्युत फ्लक्स कितने बार पूछा गया, तो ई 5 बराबर होता है ई इंटू ए, तो ई तो होता है आपका एफ बाई क्यू इंटू ए, तो न्यूटन पर कूलाम ये तो है नहीं, वोल्ट इंटू मीटर, यहाँ पर देखेंगे ई की जगह हम ये भी ले सकते हैं वी बाई डी इंटू ए। अब इसका मात्रक होता है वोल्ट, इसका होता है मीटर, और इसका होता है मीटर स्क्वायर, तो ये से कट गया वोल्ट इंटू मीटर, तो वोल्ट इंटू मीटर हमारा आंसर सही है, वोल्ट इंटू मीटर। अगला, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा शून्य। मैंने बता रखा जब भी 3 ऑप्शन हो और एक शून्य हो, समझ में नहीं आ रहा तो शून्य लगा दो, और इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि एक वैद्युत फ्लक्स ये है माइनस ये, ठीक, तो वैद्युत फ्लक्स में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, इनका टोटल आवेश कितना हो गया 0। अब एक वैद्युत द्विध्रुव का टोटल आवेश अगर 0 है तो किसी बंद पृष्ठ के अंदर 1 रख दो चाहे 1000 रख दो, उनका टोटल आवेश क्या होगा 0। तो गॉस की प्रमेय कहती है 5 बराबर होता है क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड यानी कि क्यू टोटल जो है वो तो 0 है, तो 5 ही क्या हो जाएगा 0, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा 0 हो जाएगा। वैद्युत आवेश एक छोटे आयतन में वितरित है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए वैद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स कितना होगा। देखिए त्रिज्या बढ़ा दी गई है, पहले आवेश यहाँ पर था 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के अंदर, अब अगर इसके बाहर इतना बड़ा गोलीय पृष्ठ खींच दूँ तो बाहर की ओर निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं उनकी संख्या तो फिक्स रहनी है, तो 5 भी हमारा क्या रहेगा फिक्स रहेगा, तो आंसर आएगा हमारा 10 का 10 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। R1 व R2 त्रिज्याओं के 2 चालकों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देख लेते हैं R1 और R2 जो चालक गोले हैं, तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर देख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र कितना होता है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा का मान कितना होता है नहीं इस पर होता है आपका, यहाँ पर होता है, इसकी अगर त्रिज्या R1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R1 स्क्वायर, और दूसरे का हो जाएगा Q1 यहाँ पे ले लेते हैं, और दूसरे का हो जाए दूसरे गोले पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2 स्क्वायर, ये E1 और ये E2 है, इनका अनुपात अपने को चाहिए, तो ये से ये तो कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, इसको अगर हम ऐसे ना काट के हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा, देखो इसी को अगर चाहते तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखिए, देखो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को यहाँ रखिए और इसको लिख लीजिए 4 पाई R1 स्क्वायर, और इसको लिखिए Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अलग कीजिए और यहाँ लिखिए 4 पाई R2 स्क्वायर। अब ये जो डेफिनेशन बन गई सिग्मा की डेफिनेशन होती है Q बाई A, Q बटे सरफेस एरिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा Q1 बटे A1, ये तो हो जाएगा सिग्मा 1 बटे एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा 2 बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, यहाँ पर आपको आंसर मिल गया सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2। अब दोनों दिया गया है कि सिग्मा 1 बराबर क्या है सिग्मा 2 है, चालक गोलों पे पृष्ठ घनत्व तो बराबर है, तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1/1, यानी कि आंसर आ जाएगा 1:1। हाँ, और जो शुरुआत में बता रहा था वो भी सही होता है, ये सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ही होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ही इसका आंसर आता है, तो पहले का ये हो जाता है, दूसरे का सिग्मा 2 बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, और दोनों बराबर हैं कट जाते, 1:1 आंसर आ जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं, R मीटर त्रिज्या के खोखले गोले के केंद्र पर Q गुलाम का आवेश रखा है, यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा आवेश आधा कर दिया जाए तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स केवल घेरे गए आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है,
तो क्यू कूलाम की वजह से वैद्युत फ्लक्स होता है हमारा कितना होगा, जैसे यहाँ पर क्यू आवेश था, त्रिज्या थी r, अगला क्या कहा गया है, त्रिज्या कर दी गई है, त्रिज्या दोगुनी कर दी गई है और इसको q/2 कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो फ्लक्स होता है वो q/ε0 होगा, r पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो यहाँ पर आवेश होगा q/2 ε0, तो आंसर हो जाएगा q/2 ε0। तो आंसर हमारा कितना आ गया, q/2 ε0, केवल आवेश पर निर्भर करता है। एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलाम आवेश है, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, धातु के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। देखो फिर से वही आ गया, 3 ऑप्शन दिए गए हैं और एक शून्य है, तो फिर शून्य लगाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम ये ट्रिक काम कर जाती है। जब पूछना है तो शून्य लगा के आइएगा। 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश यानी Q बराबर आपको दे दिया गया है, Q बराबर आपको दिया गया है 3E। 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। m का मान दिया है 0.001 मिलीग्राम, तो 10⁻³ मिलीग्राम 10⁻³ किलोग्राम हो गया। इसको संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र ये m है, इस पर नीचे की ओर काम करेगा गुरुत्वाकर्षण बल और ऊपर की ओर इसमें एक Q/E बल लगेगा। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो Q/E बराबर हो जाएगा आपका mg, तो E बराबर कितना हो जाएगा mg/Q। m का मान कितना है, देखो ये 10⁻³ खुद ही है, तो 10⁻³ गुणे 10⁻³ m हो गया। g का मान 10 ले लेते हैं और q का मान 3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19। तो बस फिर सॉल्व कर दीजिए इसको, ये आ गया आपका 1/16 16 48 1.48 गुणे 10⁻⁻6 और ऊपर जाएगा तो 19 और 1 20, तो -6 + 20, तो 1.48 गुणे 10 की पावर कितना बचा 14। तो 1.48 से यहाँ से इसको 1 और दे देंगे और 48 का भाग दे लेंगे 1 में, 0.0 0.0 48 एकम 48 दूनी 96, 4 बचा 0, भागने का अष्टमिंदी तो इतना ही रख देते हैं, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा 5 × 40, तो 8 या 7 बार लगभग चला जाएगा। हाँ बस इतना ही कुछ आ जाएगा ऐसा। तो 0.02 गुणे 10 की पावर 15, तो 2 0 यहाँ से हटा देंगे तो 2 गुणे 10 की पावर कितना बचा 13। अरे ये तो कोई आंसर नहीं आ रहा, हमने कहीं गलती कर दी है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, इतने मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं, 1.6 गुणे 10⁻19, ये डिवाइड में चला गया, 10 की पावर मिलीग्राम था तो 10⁻6 हो गया, ये 10 आ गया, 10 19 और 1 20 हो गया, 20 में से 6 गए 14 बचे, 1 0 पर उड़ाया, यहाँ पर 15 कर दिया। तो हमारा जो आंसर आया है वो है 2 गुणे 10 की पावर 13 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है। ऑप्शन इसमें ये दे रहा है, ये वाला आंसर आपका नहीं होगा, ये आंसर जो है आपका ये नहीं आएगा, ये इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है मिसप्रिंट हो सकता है, ठीक। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें r की पावर 0 के अनुक्रमानुपाती होगी। बिंदु आवेश के कारण नहीं, ये होती है 1/r²। वैद्युत द्विध्रुव ये होती है 1/r³। आवेश की अनंत समतल चादर, हाँ ये होती है क्योंकि इसका होता है σ/ε0, r पर डिपेंडेंस नहीं होती है, तो ये आंसर आ जाएगा। और रेखीय आवेशित तार की होती है 1/r। परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। गुरुत्वीय बल नहीं, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल और कूलामी बल। परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं।
तो यहाँ पर हमारा आंसर है कूलाम बल, क्योंकि अल्फा कण पर होता है धनावेश और उसके अंदर ढेर सारे प्रोटॉन भरे हैं, तो वो जब अल्फा कण बनेगा तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा कि ये बाहर निकल जाए। ठीक, बाकी जो दूसरे कण हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है, तो वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, बाकी अल्फा कण को कूलाम बल जो बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से आपके 34 जो थे MCQ पूरे हो चुके हैं। तो इसको आप एक बार में अगर आप देख लिया है तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, और हर साल इसी से कुछ ना कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं।